गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपने जो जीएसटी से रिलेटेड जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट किया, जिसके अंदर उसका मीनिंग जीएसटी का, उसके मेन फीचर्स, इम्पोर्टेंस, उसकी जो नीड्स है, उसके बाद में उसकी लिमिटेशन, और उसके बाद में जो बेसिक इसके अंदर जो जीएसटी है उसके अंदर जो अलग अलग जो टैक्सेस है जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद में उसका टैक्स लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू है वो किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू जीएसटी के कारण हुई, वो अपने उस पार्ट उसका कंप्लीट किया। आज अपन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ले रहे हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 दे रखा है। सेक्शन 2 के अंदर इसकी डेफिनेशंस है, यानी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, कुछ इसके वर्डिंग है, वो इस प्रकार की हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है उसके अंदर काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपनी आज की क्लासेज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट अपन ले रहे हैं वो है अपना एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इसको बड़ा हिंदी में बोलते हैं अभियोग योग्य दावे। अब हिंदी तो और भी ज्यादा क्रिटिकल होगी इसके अंदर। देखिए, एक्शनेबल क्लेम का जो मीनिंग है उसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम थे उनको इससे पहले जो सेल्स से रिलेटेड जो टैक्सेस थे जिसके अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स है, ये दोनों ही सेल्स के ऊपर लगते थे, गुड्स की सप्लाई के ऊपर लगते थे। उनके अंदर जो एक्शनेबल क्लेम है उनको ना तो गुड्स की सप्लाई मानना है और ना ही इसके अंदर सर्विसेज की सप्लाई मानना है। लेकिन जो सीजीएसटी एक्ट यानी जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इसके अंदर जो अपना जो एक्शनेबल क्लेम है उसको गुड्स की सप्लाई माना गया है। तो इसलिए इसके अंदर यदि अगर क्वेश्चन के अंदर एक्शनेबल क्लेम दे रखा है तो उसकी वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर लिया जाएगा। अब एक्शनेबल क्लेम का जो मीनिंग है वही है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में दे रखा है। इसका जो सेक्शन 3 है उसके अंदर ये बताया है कि यदि आपने किसी भी फिक्स एसेट्स को गिरवी रखकर यानी प्लेस्ड कर यदि लोन दिया है, या अगर आपने कोई करंट एसेट्स जिसके अंदर स्टॉक वगैरह हो सकते हैं उनको प्लेस्ड करके गिरवी रखकर यदि कोई लोन दिया है, उन क्लेम को अपन एक्शनेबल क्लेम में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी उन क्लेम को एक्शनेबल क्लेम के अंदर नहीं लिया जाएगा, उनको एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा। उसके बाद में जैसे एडवांसेज है या डेटर से रिलेटेड जो क्लेम है उनको एक्शनेबल क्लेम का पार्ट माना गया, लेकिन ये भी वो क्लेम है जिसको सिविल कोर्ट में केस कर वाद कर वसूल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो अपने ऊपर वाले जो क्लेम है उसके अंदर अपन कुछ अमाउंट है किसी दूसरे पर्सन से यदि मांग रहे हैं उसे प्राप्त करनी है, तो ये सब है, इनको अपन वसूल करने का इसमें मेथड है। यदि आपने किसी एसेट्स को प्लेस्ड करके रख रखा है तो आप उसकी वसूली कर सकते हो। यदि आपने डेटर्स के रूप में अगर कोई पार्टी से वसूली करना चाहते हो, अगर वो पार्टी आपको पेमेंट नहीं कर रही है तो आप सिविल कोर्ट में केस कर आप बता सकते हो कोर्ट के अंदर कि ये मेरा जो क्लेम है इतना मैंने गुड्स की सप्लाई की है और इसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो पेमेंट अपन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लॉटरी है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, इन क्लेम को ही एक्शनेबल क्लेम माना गया। इनके अलावा यानी जो लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग, इनके अलावा जो क्लेम है इसके लिए जो इसकी शेड्यूल 3 में दिया गया कि यानी लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के अलावा अन्य किसी प्रकार के एक्शनेबल क्लेम को ना तो गुड्स की सप्लाई माना है और ना ही सर्विसेज की सप्लाई माना है। तो इसका जो लास्ट कंक्लूजन है वो यही है कि यदि आपको क्वेश्चन के अंदर लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग से रिलेटेड यदि कोई क्लेम दे रखा है उनको तो एक्शनेबल क्लेम मानना है,
इसके अलावा अदर जो क्लेम्स हैं उनको ना तो गुड्स की सप्लाई में लेना है और ना ही सर्विसेज की सप्लाई के अंदर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम है उसके अंदर जैसे जो प्रपोज डिविडेंड है वो भी इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम का पार्ट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने हैं लेकिन उनको अपन नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्शनेबल क्लेम है उसके अंदर ओनली 3 जो आइटम्स है उन्हीं को ही मानना है, तो अपने को उन्हीं को ही ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में आपके लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग यदि इसकी सप्लाई दे रखी है तो उनको तो गुड्स की सप्लाई मानना है। इसके अलावा अदर सप्लाईज है उनको ना तो आपको गुड्स की सप्लाई मानना है और ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है अपना दूसरा पॉइंट है, ये बड़ा इसका फर्स्ट था, सेकंड इसके अंदर वो है अपना गुड्स यानी वस्तु, गुड्स यानी वस्तु। जो गुड्स है बेटा वस्तु है उसके अंदर जितनी भी मूवेबल जो एसेट्स है उसको गुड्स की डेफिनेशन में लिया है, लेकिन इसके अंदर जो मनी, मुद्रा और जो सिक्योरिटीज है उसको एज ए गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं लिया गया। यानी जो जितने भी मूवेबल जो एसेट्स है या जितनी भी मूवेबल जो गुड्स है उन सबको गुड्स की डेफिनेशन में लिया है, लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटीज है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मान लीजिए जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स है, किसी एग्रीकल्चर फार्म के अंदर कोई फसल जो खड़ी है, या मान लीजिए ग्रास है, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड से कोई ऐसा अटैच पार्ट है जिसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, किसी अनुबंध के द्वारा अलग करने का प्रावधान है या प्रोविजन है, तो उसको भी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर लिया जाएगा। इसके अलावा जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, स्टॉक है ना, सिक्योरिटीज है, मनी है, इनको एज ए गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं लिया, ठीक है। तो जो गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर बेटा जितनी भी मूवेबल एसेट्स है उनको एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया, जिसके अंदर एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। या मान लीजिए जो ग्रोइंग क्रॉप्स है या ग्रास है, या ऐसी सप्लाई जिसको किसी अटैच ऑफ लैंड है यानी किसी जमीन से जुड़ी हुई है और किसी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के अंतर्गत उसको अलग करने का प्रोविजंस है, यानी उसका प्रावधान है कि उसको अपन अलग कर सकते हैं, तो ऐसे जो सप्लाई है उसको अपन गुड्स की सप्लाई मानेंगे। इसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, स्टॉक, मनी, इनको इसमें या इमूवेबल एसेट्स है उसको गुड्स के अंदर डेफिनेशन में नहीं लिया गया। इसके अलावा जैसे इंटेंजिबल्स है जिसके अंदर कॉपीराइट है, कार्बन क्रेडिट है, इनको गुड्स की सप्लाई के अंदर उसी प्रकार से रखा गया जैसे पहले थे। तो इसके अंदर जो गुड्स के अंदर नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो बड़ा ये ध्यान में रखना कि जो जितनी भी मूवेबल एसेट्स है उसको गुड्स माना गया। इसमें स्पेसिफिक जैसे एक्सटेनेबल क्लेम है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है ना, या कोई अटैच लैंड का ऐसा पार्ट जिसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग कर सकते हैं, अनुबंध के अंतर्गत अलग कर सकते हैं, उन सबको क्या मानना है? सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स में किनको नहीं लिया गया? इसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज है ना, मनी, इससे रिलेटेड जो है जो ट्रांजेक्शन्स है उनको गुड्स की सप्लाई नहीं माना गया। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा डेफिनेशन था, यानी इनको जो मैंने अभी बताया इनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, अदर्स है उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर गुड्स से रिलेटेड एक को लेते हैं, वो है अपना कैपिटल गुड्स। देखिए गुड्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना कंज्यूमेबल गुड्स और एक होता है अपना कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स है उसमें दोनों में डिफरेंस इसके अंदर। जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स से है जिस गुड्स को या जिस वस्तु को रिसिपिएंट जो उसको प्राप्त कर रहे हैं
उसके अकाउंट्स बुक के अंदर कैपिटलाइज किया जाता है, यानी उसको एज ए एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है, उसको अपन कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स का मीन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब यदि बिजनेस के में यूज करने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए यदि कोई भी कैपिटल गुड्स जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, या उसको बिजनेस की अकाउंटिंग के अंदर कैपिटलाइज किया जाता है, यानी उसको पूंजीकृत किया जाता है, यानी एज एसेट्स के रूप में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स को भी एज इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर, तो कैपिटल गुड्स और गुड्स के अंदर गुड्स है उसका जो मेन पर्पज है उसको बाय करना और सेल करना, यानी उसको खरीदना और बेचना। लेकिन कैपिटल गुड्स है उसको अपन परचेज तो करेंगे लेकिन उसको सेल नहीं करते, बल्कि उसको बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, और बिजनेस में यूज करने का जो पर्पज है, यानी अपना जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये इसका बड़ा थर्ड अपना डेफिनेशन है। अब इसके अंदर जो फोर्थ नंबर है वो है अपना एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर यानी कुल आवक। जो भी सप्लायर है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ की सप्लाई करता है, उन सब का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर बड़ा एग्रीगेट सप्लाई के अंदर टोटल टैक्सेबल सप्लाई, यानी जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है उसको लिया जाता है। इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है यदि ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया जाएगा उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडेड इसके अंदर इनपुट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या, देखिए इसके अंदर जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर इसके अंदर लिख देते हैं पहले एक्सक्लूडेड इनपुट टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, यानी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसका मीन बड़ा ये है कि जो जीएसटी के अंदर जो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी है वो इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है। यदि मान लीजिए कोई भी ऐसा सप्लायर है जिसे अपन सप्लाई इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं, और वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक जो लिमिट है इसके अंदर जीएसटी की 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लासेस में बताई थी, उस क्राइटेरिया में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति के अंदर या उसकी जो सप्लाई है वो जीएसटी के अंदर क्राइटेरिया के अंदर नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए वो जीएसटी के क्राइटेरिया के अंदर उसका गुड्स और सर्विसेज या बोथ की जो सप्लाई है वो तो आ रही है, लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो स्पेसिफिक टारगेट को क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, यानी अनरजिस्टर्ड है। लेकिन जो उससे सप्लाई लेने वाला यानी उसका जो रिसिपिएंट है, प्राप्त करता है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब वो इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, यानी इसके अंदर जीएसटी के अंदर टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज है वो सप्लायर की होती है, लेकिन सप्लायर इसमें अनरजिस्टर्ड है, और जो उसका रिसिपिएंट है, गुड्स को प्राप्त कर रहा है, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड है, यानी सप्लायर अनरजिस्टर्ड और जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। तो उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो सप्लायर नहीं करेगा, क्योंकि सप्लायर तो अपने आप में अनरजिस्टर्ड ही है, यानी उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो टैक्स पे नहीं कर सकता। तो उस टैक्स का जो पेमेंट है वो रिसिपिएंट द्वारा किया जाता है, और रिसिपिएंट द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आरसीएम की सप्लाई कहलाती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई कहलाती है, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लेना है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई लेनी है। अब टोटल टैक्सेबल सप्लाई के अंदर एक्सक्लूड करना है इनपुट सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर टोटल एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये भी इसमें इंक्लूड होगा।
यानी यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब कि उसने टोटल कितने गुड्स की, कितनी सर्विसेज की आउटवर्ड सप्लाई की, यानी उसने सेल किया या सर्विस प्रोवाइड की। तो इसके अंदर देखिए, पहला तो वो जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है, सेकंड वो लिया जो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है लेकिन उन सप्लाई को भी लेंगे। उसके बाद थर्ड आएगा इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जितना भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज है उनको अगर अपने एक्सपोर्ट किया है वो भी इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट है, वो माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर है इंटरस्टेट सप्लाई। यदि आप एग्रीगेट टर्नओवर ले रहे हो तो इसके अंदर ये 4 टाइप्स की जो अपने सप्लाई ली है इसका इसमें कॉम्बिनेशन लेना है। पहला इसके अंदर टोटल टैक्सेबल सप्लाई, सेकंड इसके अंदर टोटल एग्जेम्प्टेड सप्लाई, थर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ है इसके अंदर इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई आपको बताया हुआ है। एक्सक्लूडेड इसके अंदर इनपुट, ये टैक्स की बड़ी सप्लाई कर रहा है, इनपुट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी जो इनपुट सप्लाई जो अपने प्राप्त की है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, उन सप्लाई का जो अपन इसमें एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो सप्लाई है उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट अपने किया है। इन सप्लाई के ऊपर यदि टैक्स बन रहा है तो उसका जो पेमेंट है, यदि अपन गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो अपने को करना है, लेकिन रिवर्स चार्ज के ऊपर भी अपन ने किया है लेकिन उसको एज ए टर्नओवर के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा ये जो 4 टाइप की जो सप्लाई है उसके अंदर यदि आपने इसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट किया है, जैसे टैक्स के अंदर अपना आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या कोई सेस, कंपनसेशन सेस वगैरह, यदि आपने इसका कोई पेमेंट इसमें है तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उसको इसमें नहीं दिखाना। ठीक है। तो ये अपना एग्रीगेट टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर इसी को देख के बड़ा उसकी जो एग्जामिनेशन की लिमिट है वो डिसाइड की जाती है। अब अपन कहते हैं 40 लाख तक उसके ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, तो ये 40 लाख आएगा कैसे, 40 लाख आएगा कैसे, यदि उसके पूरे ईयर्स के अंदर यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर या करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन सप्लाई को देखा जाता है, इस प्रकार की यदि सप्लाई करता है। यदि नहीं करता तो कोई बात नहीं, वो सप्लाई नहीं आएगी। लेकिन इन 4 टाइप की जो सप्लाईज है इनका अपन समेशन करेंगे, टोटल करेंगे और इन सप्लाई का टोटल देखना है कि ये कितना आता है। यदि इन सप्लाई का टोटल है वो 40 लाख क्रॉस कर जाता है तब तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख क्रॉस कर जाता है स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर, या 10 लाख भी दे रखे इसमें 4 स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर, तो उस कंडीशन में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो लायबल है, अदरवाइज वो इस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है। तो ये अपना बड़ा नेक्स्ट 4th पॉइंट था इसके अंदर, वो अपना एग्रीगेट टर्नओवर। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ले रहे अपन रिवर्स चार्ज, जो भी आपको मैंने बताया था इसके अंदर वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिवर्स चार्ज इसको बोलते हैं विपरीत प्रभाव। वैसे इसको थोड़ा सा बेसिकली आपको मैंने बता दिया था कि देखिए जो अपना इनडायरेक्ट टैक्सेज है, इनडायरेक्ट टैक्सेज के अंदर नॉर्मली जो टैक्स पे करने की जो बर्डन है वो गुड्स या सर्विसेज या बोथ की सप्लाई लेने वाले पर नहीं होती है, बल्कि उसकी जो टैक्स का जो पेमेंट है उस पर होता है जिसने इस प्रकार की सप्लाई है वो आपको सप्लाई की है। यानी जो सप्लायर होता है उसको ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, यानी जीएसटी पे करने के लिए जो सप्लायर है वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट दोनों में दे रखी है कि इसके अंदर जो सप्लाई है
उस सप्लाई के ऊपर टैक्स का पेमेंट है जब सप्लायर के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि उसके रिसिपिएंट यानी गुड्स के प्राप्तकर्ता को द्वारा किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? रिवर्स चार्ज कहलाता है, विपरीत प्रभार कहलाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है कि इसके अंदर जो टैक्स लायबिलिटीज है वो पे करने की जो लायबिलिटी है वो रिसिपिएंट पर होती है। इसका कारण ये है कि यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो सप्लायर है वो या गुड्स और सर्विसेज बोथ का जो सप्लायर है उसने अपनी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है यानी वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है, और जो उसके द्वारा सप्लाई की गई है गुड्स और सर्विसेज या बोथ की वो जीएसटी के क्राइटेरिया में आती है और टैक्सेबल भी है। ऐसी कंडीशन में यदि वो सप्लायर किसी ऐसे रिसिपिएंट को सप्लाई करता है या जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, इसे मान सकते हो आप, तो जो सप्लायर है वो तो इसके अंदर अनरजिस्टर्ड है और जो रिसिपिएंट है वो इसके अंदर रजिस्टर्ड है यानी उसने अपना पंजीयन करवा रखा है, और जो गुड्स और सर्विसेज या बोथ की सप्लाई है वो जीएसटी के क्राइटेरिया में आती है यानी वो टैक्सेबल है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी सप्लाई के ऊपर टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज है वो किसकी होती है? वो रिसिपिएंट की होती है, न कि उसके इसके अंदर सप्लायर की होती है। यदि रिसिपिएंट द्वारा इस प्रकार के टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? रिवर्स चार्ज कहलाता है, विपरीत प्रभार कहलाता है। यानी यदि जो रिसिपिएंट है उसने यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स का पेमेंट किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसके अंदर एज पर मैनर्स है वो मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना क्या था बेटा इसके अंदर? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज समझ में आ गया आपके? रिवर्स चार्ज का मतलब यही है कि यदि टैक्स का पेमेंट सप्लायर न करके रिसिपिएंट करता है, क्यों करता है ये मैंने आपको बेसिकली दोनों पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिए इसके अंदर, तो ये अपना क्या कहलाता है? रिवर्स चार्ज कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपना वो है कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई यानी इसको बड़ा यदि अपन हिंदी में बोले तो ये क्या कहलाती है? अपनी संयुक्त आपूर्ति कहलाती है। तो ये संयुक्त आपूर्ति कंपोजिट सप्लाई है क्या? कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये है कि एक टैक्सेबल जो पर्सन है वो जिसके अंदर जो गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करता है वो सब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, और जिसके वो ये सप्लाई करता है यानी उसका जो रिसिपिएंट है उसको गुड्स को जो सप्लाई करने के लिए कॉम्बिनेशन के अंदर कार्य करना पड़ता है ना। उस कॉम्बिनेशन के द्वारा ही उसको लास्ट जो इसका रिसिपिएंट है उसको गुड्स की डिलीवरी दी जाती है, तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होता है। जैसे अपन मान सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर एक अपने जैसे जो सप्लायर है वो उस रिसिपिएंट से काफ़ी दूर है, उस कंडीशन के अंदर जब सबसे पहले जो गुड्स की सप्लाई करेगा तो उसके अंदर जो मेन सप्लाई है वो गुड्स है जिसको वो रिसिपिएंट परचेज करना चाहता है। अब वो उस गुड्स को उसको डिलीवर करते समय उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे यानी सप्लाई और सर्विस हो जाएगी। उसके बाद में उस गुड्स को उसके रिसिपिएंट के गोडाउन या बिजनेस प्लेस तक पहुंचाने के लिए उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जैसे इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह या कोई अदर चार्जेस है यानी लोडिंग अनलोडिंग है ना, ब्रोकरेज वगैरह, इस प्रकार के जो चार्जेस हैं वो उसको पे करने पड़ते हैं। तो जो गुड्स का जो सप्लाई हुआ वो एक कॉम्बिनेशन के अंदर हुआ। सबसे पहले गुड्स है, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा, इंश्योरेंस चार्जेस, ब्रोकरेज है या लोडिंग अनलोडिंग का कोई चार्जेस है, इस प्रकार के काफ़ी चार्जेस पे करने के बाद उसको अपन सप्लाई कर पाते हैं यानी रिसिपिएंट तक पहुंचा पाते हैं। तो ऐसी जो सप्लाई है वो क्या कहलाती है? अपनी कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। अब कंपोजिट सप्लाई की कंडीशन के अंदर ये आता है कि इसके ऊपर टैक्स की रेट क्या होगी? गुड्स वाले टैक्स, जो गुड्स के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो लगेगी, या ट्रांसपोर्ट की सप्लाई के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो वाली लगेगी, या इंश्योरेंस चार्जेस के ऊपर या इंश्योरेंस करवाया तो उसके ऊपर जो रेट है वो लगेगी, या कोई अदर रेट लगेगी इसके अंदर। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर अपन गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं
और ऐसी सप्लाई के ऊपर जो टैक्स की रेट है नॉर्मली वही रहेगी जो मेन सप्लाई के ऊपर है। जैसे इसके अंदर अपनी ये कॉम्बिनेशन बनाया तो इसके अंदर जो मेन सप्लाई है वो गुड्स की सप्लाई है, वो मेन सप्लाई है। तो गुड्स की सप्लाई जो मेन सप्लाई होने के कारण जो गुड्स के ऊपर जो टैक्स की रेट है वही रेट है वो प्रत्येक के ऊपर अप्लीकेबल होगी, न कि अलग अलग रेट लगेगी। ठीक है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स की रेट अलग हो, लेकिन इसके अंदर जो मेन सप्लाई के ऊपर जो टैक्स की रेट है वही इसके ऊपर चार्ज होगी, अलग अलग रेट नहीं लगाई जाएगी। तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। कंपोजिट सप्लाई यानी एक कॉम्बिनेशन के अंदर की जाती है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन के बिना उस सप्लाई को अपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए गुड्स बना, उसको पैकिंग चार्जेस है, उसके ऊपर वो अपन नहीं बेच सकते क्योंकि उसको पैकिंग करवाना जरूरी है। दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है, वो भी देना है। यदि जो गुड्स है वो इस प्रकार का जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा इसके अंदर है तो उसका इंश्योरेंस भी करवा देते हैं, तो इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग के अदर चार्जेस भी हैं। तो ये एक इसका एक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत ही अपन उसकी सप्लाई कर सकते हैं। यदि इस कॉम्बिनेशन को अगर अपन नहीं लें तो वो गुड्स की सप्लाई को अपन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और कंपोजिट सप्लाई के ऊपर टैक्स की रेट वही रहेगी जो नॉर्मली गुड्स के ऊपर है, यानी मेन सप्लाई के ऊपर है। यदि मेन सप्लाई सर्विस है तो जो सर्विस के ऊपर टैक्स की रेट है वो लगेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? अपनी कंपोजिट सप्लाई कहलाती है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई यानी कर मुक्त आपूर्ति, यानी ऐसी जो सप्लाई या ऐसा गुड्स और सर्विसेज जिसकी सप्लाई जीएसटी के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड की गई है, यानी उसके ऊपर अभी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर उस सप्लाई को, यानी चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो, उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, यानी उसके ऊपर टैक्स की रेट है वो निल है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो सप्लाई क्या कहलाती है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई कहलाती है। तो जो अपने जीएसटी के क्राइटेरिया के अंदर काफ़ी गुड्स और सर्विसेज की ऐसी सप्लाई है जिनको एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रूप में लिया गया, यानी उसको जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं लिया गया, तो ऐसी सप्लाई क्या कहलाएगी? आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा कुछ मैंने डेफिनेशंस आपको इसमें बताई है। तो इस प्रकार से अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनके जो मेन अपने को उनके फीचर्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। देखिए, जिसमें एक्शनेबल क्लेम आपका अपने आप में अलग है। अब गुड्स हर कोई बच्चा जानता है कि इसके अंदर कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड तो उसको 11th क्लास में पढ़ाया जाने लगता है कि गुड्स क्या होता है, गुड्स का मीन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी के अंदर देखा तो जो गुड्स है उसके अंदर अपना में एक अलग मीन है इसका। ठीक है, उसके बाद बड़ा देखो कैपिटल गुड्स है, एग्रीगेट टर्नओवर है, रिवर्स चार्ज है, कंपोजिट सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ये अपने कुछ पॉइंट आज इसमें डिस्कस किए। इसी प्रकार से अपनी जो नेक्स्ट क्लासेज आएगी उसके अंदर जो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के पार्ट हैं वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इसके अंदर ऐसे पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और आपके एक जनरल लेवल के ऊपर अगर अपन देखिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और कॉमर्स से रिलेटेड ये अपना जीएसटी है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ इसके पार्ट अपने लिए और नेक्स्ट इसके अंदर और जो डेफिनेशंस हैं वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बड़ा इतना ही। ओके।